एडमिशन का अगर सिंपल सी बात बोलो तो होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किन की, मतलब अपन जब पढ़ेंगे तब उसमें 3-4 लोग आएंगे, बट अगर बेसिक आपको बोलूं भाई एडमिशन क्या होता है, एडमिशन होता है स्टेटमेंट्स, वो बातें जो पार्टीज द्वारा की होती है। फिर किसी भी केस में दो पार्टी होती है, ठीक है, सिविल ले लो क्रिमिनल ले लो, उन दो पार्टीज द्वारा आपस में जो की हुई बातें हैं, उन दो पार्टीज द्वारा मैटरिंग इश्यू से रिलेटेड की हुई बातें हैं, उन दो पार्टीज द्वारा कोई भी ऐसी बात जो केस से कनेक्टेड हो सकती है, उसको एडमिशन कहा जाता है। सिंपल भाषा में एडमिशन का मतलब यही है। तो स्टेटमेंट जो पार्टीज द्वारा है ना, उसको हम एडमिशन बोलते हैं। अब आती है बात कि भाई कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन होगी क्या, भाई कोई भी बात पार्टीज ने कोई भी बात बोली हो, क्या वो एडमिशन होगी? नहीं, स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो स्टेटमेंट चाहे ओरल हो सकती है, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, चाहे बोली हुई बात हो सकती है, चाहे लिखी हुई बात हो सकती है। बोली हुई बात कैसे? मैंने आपसे पैसे लिए, अपने केस का सपोज करते हैं, भाई मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, मैंने आपसे 1000 रुपीज लिए, अब मैंने आपको वो पैसे वापस देने हैं, मैंने नहीं दिए, अब आपने केस फाइल कर दिया। पार्टीज कितनी हुई? मैं हुआ और आप हो, दो पार्टी हुई। अब हुआ यह कि मैंने कोई एक आदमी को, थर्ड पर्सन ले लो, राम जिसका नाम है, मैंने उसको कभी ये बात बोली थी मैंने कि भाई मैंने जो है बी को पैसे देने हैं, ठीक है, आपका नाम भी, मैंने जो है बी को पैसे देने हैं। तो ये क्या है? मेरे द्वारा बोली गई हुई कोई बात जो केस से रिलेटेड है। तो अब अगर वो आदमी आके, जो सी आदमी है, जो थर्ड पर्सन है, वो कोर्ट में आके ये बात बताता है कि सर इस आदमी ने ये बात बोली है, कोर्ट मुझसे पूछे कि हाँ भैया आपने ये बात बोली है, कि मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ? विटनेस में पार्टी आ गई है, बंदा आ गया है, वो ये बोल रहा है कि सर ये जो केस की ये जो पार्टी है ना, भाई मैं, जिसने पैसे देने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इसने पैसा देना है, इसी ने मेरे को ये बात बोली है। तो मेरे द्वारा बोली गई बात है, मेरे द्वारा बोली गई बात है, तो वो क्या हो जाएगी? एडमिशन। वो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? एडमिशन। जो मैंने उसको बात बोली थी कि मैंने बी को पैसे देना है, उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा एडमिशन। ये हुआ ओरल। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्री कैसे हो सकती है। मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, मैंने क्या किया, मैं एक रोजमर्रा की अपनी एक डायरी मेंटेन रखता हूँ, उस डायरी में मैंने ये बात लिख दी कि मैंने आज इतनी तारीख को इससे 1000 रुपए लिए। लिखित में है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, पर स्टेटमेंट ही है एक तरह से मेरी, एक तरह से मेरी स्टेटमेंट ही हुई कि मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने आज 1000 रुपए लिए, तो स्टेटमेंट ही हुई मेरी, मैं लिख दिया ये बात, तो वो क्या हुई? एडमिशन। तो स्टेटमेंट जो है, एडमिशन के अंदर जो स्टेटमेंट है, वो ओरल भी हो सकती है और वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। पर एज ए जनरल रूल जो हमें याद रखना है, क्योंकि हर स्टेटमेंट तो एडमिशन नहीं होगा। विटनेस ने आके कोई बात बोली कि मैंने इसको यहां से यहां जाते देखा, इसको इससे बात करते देखा, तो वो तो स्टेटमेंट्स होंगी, और वो तो विटनेस की स्टेटमेंट होगी ना, वो एडमिशन तो होगी नहीं। वो तो विटनेस अपनी बातें बता रहा है कोर्ट को कि सर मैंने इसको जाते हुए देखा, इसको आते हुए देखा। वो क्या हुआ? वो तो विटनेस की स्टेटमेंट। जो मेरी बातें हुई, जो मेरी स्टेटमेंट बोली हुई बात या लिखी हुई बात को सेम टू सेम वो कोर्ट में कोट करता है, कोर्ट के अंदर वो आके बताता है, वो होते हैं एडमिशन। तो एडमिशन के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि वो स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो ओरल हो सकती है और जो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। हमने देखा भाई ओरल कैसे हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री कैसे हो सकती है, एक बात। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट है बाय पर्सन्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तीसरा, अंडर सर्कमस्टेंसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। चौथी बात, स्टेटमेंट जो है इन रिलेशन होनी चाहिए या किसी ना किसी तरह से रेफरेंस शो करना चाहिए टू रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू। ये चार बातें होनी चाहिए।
मैंने आपको बोला कि भाई जनरल अपने को ये याद रखना है कि स्टेटमेंट पार्टी द्वारा होगी। हालांकि हम पढ़ेंगे कि पार्टी के अलावा भी 2-3 लोगों की होती है, पर एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये बात बोली, स्टेटमेंट जो पार्टी द्वारा होगी। क्योंकि आप जज हो, आपके सामने गवाह ने आके कोई बयान दिया अपने हिसाब से कि उसने क्या देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ी एडमिशन होता है। वो तो क्या होता है, एग्जामिनेशन, या बोल लो स्टेटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो पार्टीज की होती है ना, इन जनरल, वो आती है एडमिशन की कैटेगरी में। तो कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकती है। ओरल डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको बता दी। तो कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हमको बता दे, दो बात। तीसरी बात, किनके द्वारा की वो स्टेटमेंट, वो पर्सन जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताएगा, अभी हम पढ़ेंगे, वो पर्सन जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताएगा, उन लोगों द्वारा ही की होनी चाहिए वो स्टेटमेंट। चौथी बात, स्टेटमेंट जो है उन सर्कमस्टेंसेस में होने चाहिए। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी नहीं है, इसेंशियल्स। स्टेटमेंट जो है वो सब जरूरी बातें भी फुलफिल कर दे जो इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। ये हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा किन किन लोगों की स्टेटमेंट जो है एडमिशन होगी और क्या क्या इसेंशियल और भी होने चाहिए। वो केस टू केस डिपेंड करेंगे। तो स्टेटमेंट इन जनरल एडमिशन क्या होता है, इन जनरल एडमिशन होता है कोई भी स्टेटमेंट जो हमें रेफरेंस करती है फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर, दो बात। तीसरी बात, वो जो स्टेटमेंट है उन व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिए जिनको इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि इन्हीं की स्टेटमेंट एडमिशन होगी। वो जो स्टेटमेंट है उस सर्कमस्टेंस में होनी चाहिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट जो इन चार बातों को फुलफिल करेगी उसको हम बोलेंगे एडमिशन। क्या बोलेंगे, एडमिशन। टॉपिक पे कि भाई हमें इसमें जानने लायक क्या बातें हैं, हमें ये कौन से सेक्शन से किस सेक्शन तक चलता है, इसके ऊपर इन डिटेल की भाई क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या अपने को कवर कर आना चाहिए इसके अंदर। ये सेक्शन आपके एडमिशन तक चलेंगे, 17 से 23 और 31। पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है एडमिशन क्या होता है, एडमिशन में जो स्टेटमेंट जो है कौन कर सकता है एडमिशन, हु कैन मेक इट। फिर हमें पढ़ना है हाँ, एडमिशन के काइंड्स। और फिर हमें पढ़ना है सेल्फ हार्मिंग। और फिर उसके बाद कुछ रह गया, सेल्फ हार्मिंग हो गया, 18 19 20 30। हाँ, क्या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी एडमिशन कभी जरूरी होता है या नहीं, ये इतनी बातें पढ़नी है। तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए भैया एडमिशन होता क्या है। हमें पता लग गया कि कोई भी स्टेटमेंट जो ओरल या डॉक्यूमेंट्री हो, फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात बताती हो, उन व्यक्तियों द्वारा की गई हो जो इंडियन एविडेंस एक्ट परमिट करता है। ये हमें पता लग गया, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, एविडेंट्री वैल्यू, एविडेंट्री वैल्यू तो अपने इसमें कर देंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं एविडेंट्री वैल्यू, ठीक है। सेल्फ हार्मिंग अपने इसमें कर देंगे। सेल्फ हार्मिंग मैंने इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि सेल्फ हार्मिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एक दो एक्सेप्शंस भी आएंगी, ठीक है। अब देखो, हमें ये तो पता लग गया कि भाई एडमिशन क्या होता है, एडमिशन, भाई एडमिशन क्या होता है ये हमें पता लग गया। अब आती है बात कि जो एडमिशन के जो कोई भी स्टेटमेंट जो एडमिशन बनती है वो कहाँ की होनी चाहिए।
कोर्ट के अंदर की हुई बातें ही एडमिशन बनेंगी या कोर्ट के बाहर की हुई बातें एडमिशन बनेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन होगी, प्लेस मैटर नहीं करता, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो नॉन जुडिशियल हो। एडमिशन के अगर काइंड्स की बात की जाए तो दो ही काइंड्स के होते हैं एडमिशन, चाहे जुडिशियल चाहे नॉन जुडिशियल। जुडिशियल का सिंपल सा मतलब है, अगर पार्टी जो बात बोलती है वो कोर्ट में ये बात बोलती है, लाइक मेरे ऊपर मर्डर का केस हुआ, मुझे कोर्ट में बुलाया गया, मुझसे जज साहब ने पूछा कि भाई सीसीटीवी कैमरा ये शो कर रहा है कि आप रात को 12 बजे अपने घर से बाहर निकले थे, क्या आप इस बात को मानते हैं? तो मैं बोलता हूँ जी सर, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, कहाँ बोली मैंने ये बात? कोर्ट में बोली। तो ये क्या बनेगा? जुडिशियल एडमिशन। कोई भी स्टेटमेंट जो मैंने कोर्ट के प्रोसीजर के दौरान बोली, इन ट्रायल ऑफ कोर्ट, एनी स्टेटमेंट विच इज मेड ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ कोर्ट ट्रायल के अंदर मैंने कोई भी स्टेटमेंट बोली और अगर वो स्टेटमेंट एडमिशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एडमिशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल या नॉन जुडिशियल, सॉरी एक्स्ट्रा नॉन जुडिशियल का कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो मैंने कोर्ट में नहीं की थी, जैसे कि अपने ने वो भी बात पढ़ी, मैंने मान लो ए ने बी से पैसे लिए, बाद में ए जो है सी के पास गया और पैसे उधार मांगने, उसने उसको बोला कि यार मैंने बी को 1000 रुपए देने हैं इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो क्या हुआ? नॉन जुडिशियल एडमिशन। कि भाई वो स्टेटमेंट कोर्ट के दौरान नहीं बोली है, कोर्ट में नहीं बोली है, कोर्ट के ट्रायल के अंदर नहीं बोली है, वो कोर्ट के बाहर बोली है। या दूसरी भाषा में बोलूं, वो स्टेटमेंट जो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम रोजमर्रा की बातों में उसने ऐसी कोई बात बोली, वो बात जो है कोर्ट में आई और बाद में उस स्टेटमेंट को एडमिशन माना गया, तो वो क्या बनता है? वो बनेगा नॉन जुडिशियल एडमिशन। इंपॉर्टेंट नहीं है, काइंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट प्री में वो आपसे पूछ ले तो पूछ ले कि भाई जुडिशियल नॉन जुडिशियल एडमिशन होता है, तो आप बोल देंगे हाँ जी होता है, हाँ जी होता है। ठीक है, इतना ही जरूरी है इसमें। किताब में चले जाओगे, केस लॉ पढ़े होंगे, अपने काम के ही नहीं है। रीजन ये है काम के क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी भी उतनी ही वैल्यू है, नॉन जुडिशियल की भी उतनी ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे जुडिशियल हो चाहे नॉन जुडिशियल। बस अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो कोर्ट के ट्रायल के दौरान बोली है, अगर वो स्टेटमेंट जो है पार्टी की एडमिशन बनती है, जुडिशियल एडमिशन। कोई भी स्टेटमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बोली है, वो स्टेटमेंट अगर पार्टी की एडमिशन की तरह एक्सेप्ट होती है तो वो बनती है नॉन जुडिशियल एडमिशन। इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। तो ये अपने लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी बात बोलूंगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट देता हूं, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो मैं अपने फेवर की बात बोलूंगा या मैं अपने खिलाफ बात बोलूंगा। भाई ए ने बी से पैसे उधार लिए, वो सी के पास गया, उसने सी को ये बात बोली कि यार मैंने जो है तेरे से पैसे इसलिए उधार मांग रहा हूं, मैंने बी को पैसे देने हैं। वो क्या है? उसको हार्म करने वाली बात है, उसके खिलाफ जा सकती है। ए और बी में डिस्प्यूट होता है, सी अगर एज ए विटनेस जाता है तो वो उस स्टेटमेंट को कोर्ट में बता सकता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? उसको नुकसान पहुंचा सकती है, सेल्फ हार्मिंग। जो उसने खुद बात बोली है वो उसको कोर्ट में नुकसान पहुंचा सकती है, सेल्फ हार्मिंग। यही उसने ये बात बोली होती कि सी उससे पूछता कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, वैसे ही उससे पूछता है यार तेरे को पैसे की क्या जरूरत है, तेरे को क्या, तेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है, तेरे को क्या पैसे की जरूरत पड़ गई?
अब वो वहां बोल दे यार मैंने ना बी से पैसे लेने हैं, मैंने बी से पैसे लेने हैं, वो मेरे पैसे दे नहीं रहा, तो मेरे थोड़े पैसों की दिक्कत आ गई, इसीलिए तेरे से पैसे लेने आया। ये उसको नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी। अगर ए और बी में केस होता है तो ये स्टेटमेंट उसको नुकसान कहाँ से पहुंचाएगी? ये स्टेटमेंट तो बल्कि उसको क्या, उसको फेवर करेगी। ए और बी में केस होता है, बी कहता है मैंने तो कोई पैसे नहीं देने, ए कहता है मैंने पैसे लेने हैं। वो सी को बुला लेता है, सी को बोलेगा बता, मैंने तेरे को ऐसी बात बोली थी ना। सी बोलेगा हाँ सर बोली तो थी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, उसके फेवर में जाएगी, उसके फेवर में जाएगी। तो जो एडमिशन होता है ना, तो ये एडमिशन है क्या, स्टेटमेंट ही तो है, स्टेटमेंट ही तो है। ये स्टेटमेंट दो तरीके की हो सकती है, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो उसके फेवर में है, पार्टी द्वारा बोली गई कोई भी ऐसी बात जो एज ए स्टेटमेंट कोर्ट में आती है और वो उसके फेवर में बोली हुई है, वो उसके फेवर में जा रही है, वो उसकी मतलब उसका जो केस है उसी को प्रूव कर रही है। सेल्फ सर्विंग, फेवर, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। सेल्फ हार्मिंग, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो बोली मैंने है और मेरे ही खिलाफ जा सकती है या मेरे ही खिलाफ जा रही है। सेल्फ हार्मिंग, वो स्टेटमेंट जो पार्टी के खिलाफ जाती है, अगेंस्ट, एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है। एडमिशन के अंदर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, सेल्फ सर्विंग नहीं आती हैं। तो हमने चार बातें पढ़ी एडमिशन के अंदर, कि एडमिशन क्या होता है, स्टेटमेंट जो ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पे हो, उन लोगों द्वारा की गई हो जिन लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट परमिट करता है, उसके अलावा सर्कमस्टेंसेस। पांचवी बात और लिख लो, स्टेटमेंट मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ हार्मिंग, स्टेटमेंट मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग। ये पांचवी बात और लिख, कि भाई कोई भी एडमिशन जो होगा, कोई भी स्टेटमेंट जो होगी एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17, सेक्शन 17 के अंदर, वो स्टेटमेंट एडमिशन तभी बनेगी अगर वो स्टेटमेंट पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी ने खुद ऐसी बात बोली है जो पार्टी के खिलाफ जा रही है, तभी वो एडमिशन होगी। मैंने किताब में ऐसी बात लिखी कि वो मेरे फेवर में जा रही है, एडमिशन नहीं है। मैंने किसी को ऐसी बात बोली, बाद में उसको कोर्ट में बुलाता हूं और वो बात ऐसी है कि वो केस में मेरे फेवर में जाएगी, एडमिशन नहीं है। मैंने किताब में ऐसी बात लिखी जो मेरे खिलाफ जा सकती है, एडमिशन है। मैंने किसी को ऐसी बात बोली कि अगर वो आके कोर्ट में बताता है मेरे खिलाफ जा सकती है, एडमिशन है। तो कोई भी स्टेटमेंट, पांचवी चीज और लिख लो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एडमिशन बनने के लिए, उस स्टेटमेंट को सेल्फ हार्मिंग होना पड़ेगा। स्टेटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द पार्टी, स्टेटमेंट मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग मतलब अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है उसी के खिलाफ होना चाहिए, अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट। छठी बात और लिख सकते हो, स्टेटमेंट कैन बी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग आपसे मेंस में नहीं पूछेगा, बेसिक ज्ञान रखना है इसका। ये टॉपिक आपसे पूछेगा मेंस में, जिसको हम अभी करेंगे, बहुत डिटेल में चलेगी बातें इसकी। तो आपको पता होना चाहिए भाई कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन कब होगी, जब उसके अंदर 6 बातें लग जाएंगी, 6 बातें लगनी चाहिए, तब वो स्टेटमेंट एडमिशन होगी। 6 बातें कौन कौन सी होनी चाहिए, कि भाई स्टेटमेंट ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो,
स्टेटमेंट ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, दूसरी बात स्टेटमेंट जो है बाय पर्सन प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, स्टेटमेंट रेफर टू रेलेवेंट फैक्ट या फैक्टिंग इश्यू, इसी के बारे में बता रहा हो। चौथी बात स्टेटमेंट अंडर सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई भी स्टेटमेंट ये 6 बातें कर दे उसके बाद वो एडमिशन होगी। 6 बातें हो जाए उसके बाद वो एडमिशन बन जाए। ये सेक्शन 17 है। हालांकि सेक्शन 17 इन 4 तक ही चलता है और अपने ये 5 और 6 याद रखना, डेफिनेशन में मत लिखना। डेफिनेशन सिर्फ इतने ही लिखना, ये जो बातें हैं ये याद रखनी है आपको। प्री में आपसे पूछ सकता है कि क्या सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एडमिशन होती है? नहीं होती। एडमिशन जुडिशियल नॉन जुडिशियल होता है, दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट को एडमिशन होने के लिए स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? कोई भी हो सकती है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। स्टेटमेंट किन लोगों द्वारा की होनी चाहिए ये अभी बाकी है हमारा पढ़ना। ठीक है, स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट या फैक्टिंग इश्यू पर ही होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात है जिसका केस से लेना देना ही नहीं है, वो एडमिशन नहीं होगा, वो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अंडर सर्कमस्टेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहना चाहता है ये लाइन कि कोई और इसेंशियल्स इंडियन एविडेंस एक्ट ने अगर कोई और जरूरी बातें भी बताई हैं तो वो भी फुलफिल हो, जैसे 2 जरूरी बातें अपने ने यहां की। तो ये है आपका एडमिशन। किसकी स्टेटमेंट एक बार अपने लिस्ट सी बना लेते हैं। देखो, ये 7 लोग हैं जिन लोगों द्वारा बोली गई बातें कभी ना, जिन लोगों द्वारा बोली गई बातें एडमिशन में ली जा सकती है। पर बेसिकली जो जनरली लगती है ना, ये 2-3 बातें लगती है। बाकी की जितनी भी बातें हैं ना, वो हमेशा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। उसके अंदर कुछ इसेंशियल बातें होती हैं, तभी वो उनकी स्टेटमेंट जो है एज एन एडमिशन ली जाएगी। तो अपने एक बार इसको एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। लिखेंगे अपने बाद में, लिखेंगे इसको दोबारा। पहले अपने एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किसकी स्टेटमेंट एडमिशन एक्सेप्ट होती है और क्यों होती है। पहला आता है पार्टी। एक बात याद कर दे, बता देता हूं आपको। एक चीज आप लोगों ने गौर नहीं की होगी बेयर एक्ट के अंदर, कहीं लिखा होता है सूट प्रोसीडिंग, ऐसे लिखा होता है सूट और प्रोसीडिंग। सूट और प्रोसीडिंग में पार्टीज, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। सूट का मतलब है सिविल सूट, प्रोसीडिंग का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये कहना चाहता है। तो कहीं पे भी सूट वर्ड पढ़ो ना, SUIT, तो समझ जाना सिविल सूट है। प्रोसीडिंग पढ़ो तो समझ जाना क्रिमिनल केस की बात करता है। ठीक है, इसीलिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सूट और प्रोसीडिंग
ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा होगा। ये इसी वजह से लिखा हुआ है कि वो ये कहना चाहते हैं चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल हो, जहां पे सिर्फ प्रोसीडिंग है वहां पे क्रिमिनल लगेगा, जहां पे सिर्फ सूट है वहां पे सिविल लगेगा। तो ये एक ध्यान रखना, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर सूट और प्रोसीडिंग जो लिखे गए हैं उनका अलग मतलब है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो ये अपने कोई बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहला पार्टी, हमने पहले ही बात की है। पार्टीज चाहे सिविल सूट हो चाहे क्रिमिनल केस हो, इन केसों की जो पार्टीज होती है, जो भी पार्टी है उनके अंदर, एक है, दो है, चार है, 50 है, 100 है, केस की जितनी भी पार्टीज हैं उनके द्वारा बोली गई कोई भी बात जो है, जो उनके खिलाफ जाती है, उसको एडमिशन लिया जा सकता है। तो किसकी स्टेटमेंट एडमिशन होगी? अपने पहले क्या पढ़ रहे हैं? पार्टी की। तो तीन बातें होनी चाहिए। एक, वो जो व्यक्ति है जिसकी स्टेटमेंट को आप पार्टी की कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति सिविल सूट का या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की पार्टी होनी चाहिए। केस में उसका मेन पार्टी की तरह नाम होना चाहिए, एक। दूसरा, जो स्टेटमेंट उसने की है वो उसके खिलाफ होनी चाहिए, दो बात। तीसरी बात, जो स्टेटमेंट उसने बोली है वो उसी केस से रिलेटेड होनी चाहिए। तीन बातें होनी चाहिए भाई। एक पार्टी है, बी एक पार्टी है, ए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है। अपने केस ले लेते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी का केस है, ए कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। ए ने कोई भी ऐसी बात बोल दी, चाहे कोर्ट में बोली हो चाहे कोर्ट के बाहर बोली हो, ए ने कोई भी ऐसी बात बोल दी जो ए के खिलाफ जाती है, एक। और वो बात इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होनी चाहिए, मतलब इस केस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तब उस स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। ए ने सी को ये बात बोली थी, सी को, कि यार मैं तो सिर्फ केस लड़ रहा हूं, मैंने तो फ्रॉड करके या फोर्ज करके प्रॉपर्टी के कागज बनवाए हैं। तो ये क्या है? ए के खिलाफ है। स्टेटमेंट किसने बोली? ए ने। किसके खिलाफ बोली? खुद के खिलाफ। स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? केस से रिलेटेड। ये है इस पहले पार्ट के अंदर, इस स्टेटमेंट को एडमिशन तभी माना जाएगा अगर ये तीन चीजें होती हैं। तो पहले पार्ट के लिए कोई जो पर्सन होना चाहिए वो पार्टी टू सूट या प्रोसीडिंग होना चाहिए। स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट या फैक्टिंग इश्यू, या दूसरी भाषा में बोलूं मैटर इन डिस्प्यूट पर होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केस की पार्टी है, कोई मान लो सिविल सूट में दो हैं, कई बार चार, तीन चार पांच भी पार्टियां हो जाती है, वो पांचों मान लो जिनका फाइल में नाम है, मेन पार्टी, ठीक है। उन लोगों की स्टेटमेंट एडमिशन कब होगी? तो ये ऐसे होगी, अगर वो व्यक्ति, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो जो व्यक्ति है सिविल सूट या प्रोसीडिंग में पार्टी होना चाहिए। पार्टी अपने समझ गए कौन होता है? वो जो स्टेटमेंट उस बंदे ने बोली है उसके खिलाफ जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो स्टेटमेंट है वो मैटर इन डिस्प्यूट पर ही होनी चाहिए। भाई ए एक आदमी है, बी एक आदमी है, प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे हैं। ए ने सी को बात बोली कि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे हैं ना, इस प्रॉपर्टी के कागज तो मैंने फोर्जरी से बनाए हैं। तो उसके खिलाफ जाती है वो बात? जाती है। इसी प्रॉपर्टी के बारे में है, इसी प्रॉपर्टी के बारे में है, मैटर इन डिस्प्यूट पर है, बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? एडमिशन। यही वो सी को बोलता कि यार, मतलब प्रॉपर्टी पे नहीं बोला, उसने सी को बोला कि यार कभी कभी मन तो करता है कि अपने भी फ्रॉड से कागज बनवा ले। प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बोला, ऐसा थोड़ी बोला कि उसने इस प्रॉपर्टी के जो कागज हैं वो फ्रॉड से बनवाए हैं, ऐसा तो उसने नहीं बोला। वो तो मैटर इन डिस्प्यूट पे नहीं हुआ, तो वो
स्टेटमेंट उसकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होगी। तो दो चीजें होनी चाहिए, मतलब तीन होनी चाहिए वैसे, ये दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ होनी चाहिए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो है मैटर इन डिस्प्यूट पर ही होनी चाहिए, जो भी उस समय मुद्दा चल रहा है उसी पर ही होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, या पहला जो व्यक्ति है जिसकी स्टेटमेंट को एडमिशन के तौर पर लिया जा सकता है, अगर पार्टी की बोली गई कोई भी बात को एडमिशन के तौर पर लेना है तो ये तीन बातें होनी चाहिए, ये कहता है। अब कोई डाउट तो आप बता सकते हैं। कई बार कोई काम होता है मैं खुद करता हूँ, कई बार होता है मैंने एजेंट रखा है। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, उन लोगों का भाई सारे काम वो खुद थोड़ी कर सकते हैं। आज आपके 10 बिजनेस हो, आप वो 10 बिजनेस खुद थोड़ी कर पाओगे, सारे के सारे थोड़ी संभाल लोगे। तो आप क्या करोगे, एजेंट रख दोगे नीचे। भाई एजेंट कौन होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। भाई आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो वो एजेंट है। कानून ये बोलता है कि आपका एजेंट का मतलब आप खुद ही हो। एजेंट और प्रिंसिपल ही होते हैं, आप प्रिंसिपल बने, वो एजेंट बना। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया है, जिसको हम सिंपल भाषा में एजेंट बोलते हैं, अगर आपने किसी को एजेंट अपॉइंट किया गया है तो उसके द्वारा बोली, उसके द्वारा किया गया कोई भी काम ये माना जाएगा कि आप ही कर रहे हैं। सही करे गलत करे आपकी जिम्मेवारी बनेगी। ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, जो एजेंट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। सेम कंसेप्ट जो कानून का प्रिंसिपल और एजेंट का है, यहां लगता है कि भाई अगर पार्टी खुद ना करके पार्टी ने अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो अगर उस एजेंट द्वारा भी कोई ऐसी बात बोली जाती है जो पार्टी के खिलाफ है, एजेंट के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ बोल दो, जो पार्टी के खिलाफ है और मैटर इन डिस्प्यूट के ऊपर है, मैटर इन डिस्प्यूट के ऊपर है, तब उस स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जा सकता है। जैसे अब क्या क्या बोलता है ये, एक पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टी, या दूसरी भाषा में बोले ड्यूली ऑथोराइज्ड। एक बात, दूसरी बात, ठीक है, स्टेटमेंट बाय एजेंट, स्टेटमेंट इज हार्मिंग, अगेंस्ट लिख देता हूं, इज अगेंस्ट द पार्टी, और in refer to matter in dispute, पांचवा ये चार पांच बातें होनी चाहिए। हालांकि अपने एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, किताब इतना डीप नहीं बोलती है, पर अपने 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 आप को बेसिक समझने के लिए, थोड़ा इजी समझने के लिए अपने शुरू से लेके एंड तक चलेंगे। किताब इतना डीपली नहीं बोलती है, सारा कुछ नहीं बोलती है, पर अपने अपनी भाषा में समझने के लिए ये सारा कुछ बोलती है। तो एजेंट द्वारा बोली गई कोई भी बात एडमिशन कब बनेगी, अगर ये चार पांच बातें होती हैं। जो व्यक्ति है वो एजेंट होना चाहिए, वो पार्टी का ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट होना चाहिए, एक बात, एजेंट द्वारा बोली गई बात होनी चाहिए, और वो जो बात है, वो जो स्टेटमेंट है, वो जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसी के खिलाफ होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो बात बोल रहा है वो सामने वाली पार्टी के खिलाफ हो, नहीं, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के ही खिलाफ। चौथी बात, मैटर इन डिस्प्यूट पर होनी चाहिए। पांचवी बात, कोर्ट भी ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आप जज होंगे तो आप भी सेटिस्फाइड होंगे, या आपको ये प्रूव, वो लोग मतलब जो लोग हैं वो प्रूव करेंगे
कि सर ये जो एजेंट है ना, इसने जो बात बोली है ये ऑथोराइज था उस बात को बोलने के, ये ऑथोराइज था उस बात को बोलने के। कई बार क्या होता है कि किसी को एजेंट तो अपॉइंट किया जाता है और उसको 4 काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, टोटल काम होते हैं 10। अब बाकी के 6 कामों के बारे में वो एजेंट नहीं बन जाएगा। भाई ए एक आदमी है, बी एक आदमी है, ए का एजेंट है सी, ठीक है। ए और बी में पैसे के लेन देन को डिस्प्यूट चला, ए खुद कुछ नहीं करता है, उसका ये आदमी है जिसको हम नॉर्मल भाषा में मुनीम बोल देते हैं, ये आदमी है सी, यही सारा कुछ करता है, यही पैसे देता है, यही पैसे लेता है, बस। ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, ए कहता है मैंने बी से 1000 रुपए लेने हैं, बी कहता है मैंने कोई पैसे ही नहीं देने हैं, ठीक है। सी जो व्यक्ति है यही सारा काम देखता है ए का, पैसा लेने देने का भी सारा। इसमें जो है ये व्यक्ति था डी, इसने इसको कभी कोई बात बोली, इनके आपस में कोई बात हो रही होगी, ठीक है। डी ने उससे पूछा यार ये बी आदमी है कैसा आदमी है, तुम्हारा भी पैसे देने का काम है कोई कैसा आदमी है। ठीक कहता है यार अपना तो कोई लेन देन नहीं है, हमने तो कभी आज तक उसको पैसे नहीं दिए हैं। ए कहता है मैंने लेने हैं, बी कहता है मैंने देने नहीं है, सी जो ए का सारा काम संभालता है पैसे का, वो ये बोल रहा है कि भाई हमने तो, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो कोई पैसे उसको आज तक दिए नहीं है। ये स्टेटमेंट खिलाफ है, खिलाफ है। किसके खिलाफ है? ए के खिलाफ है, बिल्कुल है। क्या वो ऑथोराइज था ये बात बोलने को? ऑब्वियस था, क्योंकि जिस मैटर के ऊपर उससे बात हो रही है वो मैटर सारा सी के अंडर आता है, या सी जो ए का एजेंट है वो ही वो काम सारा संभालता है, पैसा लेने का और पैसा रिकवरी का वो सारा काम यही संभालता है। तो क्या ये उस मैटर में जवाब बयान दे सकता है, जवाब दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। यहीं पर सी जो है उसका एजेंट होता सिर्फ ही सिर्फ बिजनेस को संभालने का। उसके 2 बिजनेस हैं, एक उसका रेस्टोरेंट बिजनेस है, एक उसका फाइनेंस का बिजनेस है, ठीक है। सी जो है एजेंट होता रेस्टोरेंट के बिजनेस का, सारा रेस्टोरेंट का काम है वो देखता है, फाइनेंस वाले का उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां अगर सी स्टेटमेंट देता तो क्या सी ऑथोराइज्ड है ये बात बोलने को? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही बात ये कहना चाहते हैं, यही बात ये स्पार्क कहना चाहता है कि भाई एजेंट द्वारा बोली गई बात भी एज एन एडमिशन रेलेवेंट हो सकती है, अगर अगर एजेंट जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो पार्टी द्वारा ऑथोराइज्ड है, कोर्ट भी ये सेटिस्फाइड है कि वो जो व्यक्ति जिसको आप एजेंट बोल रहे हो वो ड्यूली ऑथोराइज्ड है टू मेक सच स्टेटमेंट, या उस मैटर पे वो ड्यूली ऑथोराइज्ड है। स्टेटमेंट एजेंट द्वारा होनी चाहिए, स्टेटमेंट पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, और स्टेटमेंट मैटर इन डिस्प्यूट पे होनी चाहिए। कुछ बातें तो सेम ही रहेंगी, लाइक अगेंस्ट द पार्टी, मैटर इन डिस्प्यूट, छोटी छोटी बातें चेंज होती हैं। तो एजेंट की पार्ट स्टेटमेंट, एजेंट द्वारा बोली गई बात कब एडमिशन बनेगी? अगर ये बातें कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो, तभी एजेंट द्वारा बोली गई बात एडमिशन बनेगी, ठीक है। सिंपल सा इसमें क्या है, सिंपल सा सिनेरियो लगाते हैं ये कि भाई पार्टी पार्टी की जगह उसका एजेंट, कोई कोई फर्क नहीं आएगा, बस एक कंडीशन फुलफिल हो जाए ये वाली कि भैया वो जो व्यक्ति है जो एजेंट है वो ड्यूली ऑथोराइज्ड होना चाहिए, बस। पार्टी पार्टी खुद नहीं है तो पार्टी की जगह एजेंट, ये 2 एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा भी कई बार क्या होता है, लाइक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, सूट बाय वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें जो करता है वो सबके सबके बिहाफ पे सूट फाइल करता है, वो क्या बन जाता है, सूट बाय वन। कई बार क्या होता है कि भाई जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक केस के अंदर वो 50-100 लोग होते हैं, कि उन लोगों को हर एक एक व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना, हर बार दिक्कत आ जाती है। तो कोर्ट क्या कर देती है, किसी एक आदमी को बाकी सबका रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। कोर्ट कह देती है भैया या तो खुद रजामंदी कर लो या फिर हम बना दें।
जब हम सीपीसी पढ़ेंगे उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट एक तो हुए गार्जियन, भाई बच्चा है, बच्चे के बिहाफ पे केस फाइल किया उसके गार्जियन ने, रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, योर ट्रस्टी, ट्रस्ट के मैटर पे ट्रस्टी ने केस फाइल किया, तो ट्रस्टी क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव। ट्रस्टी क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पीआईएल, ये सब जितने भी ले लो आप, पीआईएल ले लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ले लो, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये तो पता लग गया भाई रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। ये नॉर्मल सूट से अलग ही होता है, जैसा आपने देख ही रहे हैं कि भाई इसमें जो पार्टी रिप्रेजेंट कर, जो पार्टी होती है नाम में, जरूरी नहीं है कि वो खुद ही हो। कई उस रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर वो पार्टी खुद को और बाकी कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या कई बार जो पार्टी है जिसका नाम लिखा होता है वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जैसे गार्जियन इन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर 1 रूल 8। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी, रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, वो वन ऑफ द एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेटिव सूट जो अपने ने बात किया ना, ऐसे कितने भी हो सकते हैं भाई, पीआईएल, ये सब जो भी जितने भी होते हैं। अब अपने आते हैं रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बोली गई बात कब स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, गार्जियन, कर्ता, ट्रस्टी, ये सब। तो पहली कंडीशन, जो सूट होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाय रिप्रेजेंटेटिव। तीसरी बात, स्टेटमेंट व्हेन ही हेल्ड सच कैरेक्टर। उसके बाद स्टेटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट। पांचवा, रेफर टू मैटर इन डिस्प्यूट। देखो, ये कहना चाहता है सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए इस 30 नंबर को लगने की, सबसे पहली कंडीशन कि वो जो सूट होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए। जो हमने देखा, एक तो होता है ऑर्डर 1 रूल 8 वाला कि भाई एक व्यक्ति खुद को भी और बाकी लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा पीआईएल ले लो, उसके अलावा आपका मान लो आपने ये गार्जियन होते हैं, छोटा बच्चा होता है, जब वो फेयर केस फाइल करता है या उसके खिलाफ केस फाइल होता है तो गार्जियन जो आता है उसकी जगह पे जिसका नाम लिखा जाता है, करता हुआ, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो सबसे पहली कंडीशन, रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए। सूट कौन सा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट। दूसरी बात, स्टेटमेंट उस व्यक्ति द्वारा ही की होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति के ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट द्वारा नहीं, उसी व्यक्ति द्वारा की होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है। उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही स्टेटमेंट होनी चाहिए। उस रिप्रेजेंटेटिव ने किसी को आगे एजेंट अपॉइंट कर दिया और वो ऐसी बातें बोल रहा है, नहीं, इसी द्वारा। तो तीसरी बात, स्टेटमेंट तब बोली होनी चाहिए जब वो उस कैरेक्टर में था। लाइक ये ट्रस्टी है, इसको ले लेते हैं अपने, ठीक है, ट्रस्टी है, ट्रस्ट का केस चल रहा है, ये 9 to 5 ट्रस्टी होता है। उसके बाद इसके पर्सनल काम होते हैं, इसकी पर्सनल लाइफ होती है, या मान लो ये और भी कोई काम करता है। ठीक है, 9 to 5 जब ये ट्रस्टी होता है, अगर ये उस कैरेक्टर में वैसी कोई बात बोलता है, कोई ऐसी बातें उसने बोली हैं जो एज एन स्टेटमेंट यहाँ आ रही हैं या एज एन एडमिशन यहाँ आ रही हैं, तो वो बातें उसने 9 to 5 ही बोली होनी चाहिए। अब वो शाम को अपने घर जाता है, पर्सनल लाइफ है, दारू पीता है, कुछ भी खाता है और उसके बाद नशे में कोई भी बातें करता है, हालांकि इंटॉक्सिकेशन तो वैसे ही बाहर हो गया, पर अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और वो पर्सनल लाइफ में किसी को कोई बातें बोलता है,
बताता है कि अरे ये ट्रस्ट ऐसा है, ये ट्रस्ट वैसा है, नहीं। जब वो उस कैरेक्टर में होना चाहिए, उस कैरेक्टर में होना चाहिए। भाई ट्रस्टी की पोस्ट खाली करने के बाद, सीट से हटने के बाद वो कोई बातें बोलता है, नहीं। सीट पे आने से पहले, मतलब ट्रस्टी अपॉइंट होने से पहले, नहीं। जब वो ट्रस्टी था तभी उसने वो बातें बोली होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तभी बोली होनी चाहिए जब उसने वो कैरेक्टर हैंड किया था, व्हेन ही वाज इन दैट कैरेक्टर। ठीक है। फिर बाकी की दो बातें, स्टेटमेंट मतलब पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए, और पांचवी बात, स्टेटमेंट जो है मैटर इन डिस्प्यूट पर होनी चाहिए। ये पांच बातें होनी चाहिए। इस थर्ड कंडीशन, रिप्रेजेंटेटिव की स्टेटमेंट को एडमिशन बनाने के लिए ये पांच बातें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, एक, दो, तीन। रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए, स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव द्वारा होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है, एलआर, गार्जियन, बहुत एग्जांपल है। स्टेटमेंट तभी बोली होनी चाहिए जब वो उस कैरेक्टर में था, जब वो उस कैरेक्टर में था। ये बातें फुलफिल होनी चाहिए, तभी रिप्रेजेंटेटिव की बोली गई बात एडमिशन होगी। डिफरेंस है हैविंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ये क्या है पहले तो ये सुन लो। पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अकेली मेरे नहीं है, मेरी और मेरे भाई की है, दो लोगों की प्रॉपर्टी है। पर जो केस चल रहा है ना, मतलब किसी तीसरे पर्सन के साथ केस चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्स, ये प्रॉपर्टी दो लोगों की है, पर जो केस चल रहा है वो ए और जेड में चल रहा है, ए वर्सेस जेड, इसी प्रॉपर्टी के लिए ए वर्सेस जेड चल रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो चौथी बात है ना, ये कहना चाहता है उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बात जिसका सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, एक्स। तो उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बात जिसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। अब ए का तो है ही है, पर ए तो पार्टी में आ गया, ए तो पार्टी में आ गया। पार्टी के अलावा बी, पार्टी के अलावा बी। तो इस बी द्वारा बोली गई बात कब एडमिशन बन सकती है। एक तो ऐसे होते हैं जो इसमें सिनेरियोज आ सकते हैं। दूसरा, ए और जेड, ये हटा देना, ठीक है। ए और जेड में चल रहा है केस। ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी जो थी एक्स इन पेंडिंग सूट में ही सेल कर दी, किसको, डी को डी का भी इंटरेस्ट आ गया सब्जेक्ट मैटर में, तो डी द्वारा भी बोली गई बात। तो ये चौथा ये बताना चाहता है कि उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बात जो पार्टी तो नहीं है, जो पहले नंबर में तो नहीं आता है, पर उसका इंटरेस्ट जरूर है, उसका इंटरेस्ट जरूर है, सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट है। अब वो कैसे बन सकता है, या तो इस एग्जांपल से बनेगा या बनेगा दूसरे एग्जांपल से। अब हम आते हैं उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बात कब रेलेवेंट होगी, कब रेलेवेंट होगी। पहला, सबसे मेन कंडीशन भाई, पर्सन मस्ट हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। दूसरा, statement made while he holds such interest। तीसरा, statement in relation to interest। और चौथा, statement against person
हैविंग इंटरेस्ट, ये 4 बातें होनी चाहिए। तो ये कहना चाहता है कि भाई कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति पार्टी तो नहीं होता है केस का, पर उसका इंटरेस्ट जरूर होता है सब्जेक्ट मैटर में। जैसे हमने देखा भाई प्रॉपर्टी 2 भाइयों के नाम बोलती थी, पर जब कोई केस चला तो एक भाई और कोई तीसरे आदमी के बीच में केस चल रहा था, पर प्रॉपर्टी के टाइटल को ही लेकर चल रहा था। हालांकि प्रॉपर्टी 2 नामों में बोलती थी, पर वो आदमी पार्टी नहीं था, पर उसका इंटरेस्ट तो रहा ही। इंटरेस्ट तो है ही, पार्टी नहीं बना अलग बात है, पर इंटरेस्ट तो है ही। वो कहता है अब उस व्यक्ति द्वारा जो पार्टी नहीं बना पर उसका इंटरेस्ट है केस के अंदर, केस बोल दो सब्जेक्ट मैटर बोल दो, उसका इंटरेस्ट है, तो उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बातें क्या एज एन एडमिशन आ सकती हैं? तो ये सेक्शन बोलता है बिल्कुल आ सकती है। ये कहता है सर देखिए, पहली बात पर्सन कौन होना चाहिए हमने देख लिया। दूसरी बात, वो जो स्टेटमेंट है उसने तभी बोली हो जब उसका इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी का मालिक बनने से पहले, या उसने अपना हिस्सा दूसरे भाई को बेच दिया, अपना हिस्सा पैसा लेके बाहर हो गया, उसके बाद कोई भी बात बोल रहा है, वो रेलेवेंट नहीं, वो एडमिशन नहीं होगी। स्टेटमेंट तभी बोली होनी चाहिए जब उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट था। तीसरी बात, स्टेटमेंट उस इंटरेस्ट के ऊपर ही होनी चाहिए। इंटरेस्ट मतलब खुद का इंटरेस्ट और दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर, जो मैटर इन डिस्प्यूट है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कोई और बात बोल रहा है, वो ऐसी बात होनी चाहिए जो उसके टाइटल को, उसके भाई के टाइटल को इफेक्ट कर रही है, इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा स्टेटमेंट जो ऑब्वियस है कि भाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट, मतलब उस इंटरेस्ट के खिलाफ, प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट है उसके खिलाफ। तो सिंपल सी बात ये है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी नहीं है पर उसका इंटरेस्ट जरूर है, उसका इंटरेस्ट जरूर है, अगर वो कोई भी ऐसी बात बोलता है, कोई भी ऐसी बात बोलता है जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके खिलाफ है। तीसरी बात, उसने जो स्टेटमेंट बोली होनी चाहिए वो तभी बोली होनी चाहिए जब उसका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था, भाई ये मान लो एक्स प्रॉपर्टी है ए और बी के नाम, केस चल रहा है ए वर्सेस जेड, ठीक है, अब इसका अभी तक इंटरेस्ट है, तो ये तभी तक बात बोली होनी चाहिए जब तक ये यहाँ पे है। अब यहाँ से हट गया, उसके बाद बोलता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ए ने तो फोर्जरी से कागज बनवाए हैं, नहीं, अब नहीं। जब आपका इंटरेस्ट है और आपकी जो बात होनी चाहिए वो आपके दोनों के इंटरेस्ट के खिलाफ होनी चाहिए, सिर्फ एक के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, दोनों के खिलाफ। ये नहीं है कि खुद के खिलाफ तो बात नहीं जा रही है, बात ऐसी बोली है कोई कि खुद के खिलाफ नहीं जा रही है। लाइक आप ऐसे बोल दें या वो ऐसा बोल दे कि मान लो एक्स प्रॉपर्टी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी। होता ही है, किसी का घर होता है, उस घर के अंदर दो घरों को जोड़ के घर बना हुआ है, ऐसा मान लो। वो कहता है जो ए का हिस्सा है ना वो तो गलत है, मेरा हिस्सा सही है। कोर्ट बोलेगी नहीं सर ऐसा नहीं होगा, या तो आप पूरा कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो दोनों के खिलाफ जा रही हो, दोनों के खिलाफ जा रही हो, तो हम उसको एडमिशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो पूरे इंटरेस्ट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट के खिलाफ होनी चाहिए, उसी के ऊपर होनी चाहिए, तभी वो रेलेवेंट होगी एज एन एडमिशन। ये यहाँ ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, ये 1 2 3 बातें, इतनी सी बात है। तो अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट होगा कब रेलेवेंट होगी, ये आपने ने देख लिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी नहीं है पर उसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, अगर ये 2-3 बातें फुलफिल होंगी तो। सिर्फ कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो प्रोप्राइटरी हो या पेक्यूनरी हो, सिंपल सी भाषा में बोलूं कि ये कंडीशन सिर्फ सिविल केस में लगती है, क्रिमिनल केस में लगी नहीं सकती है, क्योंकि मेरा अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट होगा तो वो प्रोप्राइटरी तो बनेगा नहीं,
प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट मतलब मेरा किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट, पेक्यूनरी मतलब मेरा किसी पैसे से संबंधित किसी में इंटरेस्ट। तो क्रिमिनल में ये नहीं लगेगा, पैसों का तो व्यवहार होता नहीं है, तो ये क्रिमिनल केस में नहीं लगेगा। ठीक है, और क्रिमिनल केस में ना लगने के बाद ये जो इनकी स्टेटमेंट है वो एज ए विटनेस हो जाएगी, एज ए विटनेस हो जाएगी। विटनेस के अंदर आप क्या चलेगा, आर्टिकल 120 और ये सब उसमें ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, वो ये इंटरेस्ट वाला मैं मेरे भी दिमाग से निकल गया था, मेरे को लग तो रहा था कि कुछ गलत चल रहा है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है ना, ये याद रखना कि पर्सन हैविंग इंटरेस्ट का मतलब है कि उस व्यक्ति का सब्जेक्ट मैटर से पैसे का या संपत्ति का कोई रिलेशन, या सिंपल सी भाषा में बोलूं सिविल केसेस में लगता है। भाई मेरा किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो सकता है, पैसे का किसी से इंटरेस्ट हो सकता है। भाई ए ने भी जेड से पैसे लेने हैं, बी ने भी जेड से पैसे लेने हैं, दोनों ने एक साथ ही उधार दिया था, अलग अलग नहीं, एक साथ जॉइंट अकाउंट से। केस ए और जेड में हुआ तो वो पेक्यूनरी इंटरेस्ट हुआ। ए और बी की प्रॉपर्टी है, केस ए और जेड में चल रहा है, बी में नहीं चल रहा, वो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो क्रिमिनल केस में नहीं लगेगा, सिर्फ सिविल में लगेगा। पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इंटरेस्ट हमने लिया है। भाई लाइक ये प्रॉपर्टी एक्स है, पहले जेड के पास थी, जेड ने बेच दी ए को, तो मतलब कि वो व्यक्ति जिससे ए ने इंटरेस्ट लिया है, अब इंटरेस्ट लिया है, अब जेड के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है अभी भी, यहाँ पे इंटरेस्ट अब नहीं है, पहले था। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कई बार उस व्यक्ति द्वारा बोली गई बातें भी एज एन एडमिशन रेलेवेंट हो जाती हैं अगर उस व्यक्ति का कभी कभी सब्जेक्ट मैटर के अंदर प्रोप्राइटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट रहा है, संपत्ति से रिलेटेड पैसे से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट रहा है, कभी कभी उन लोगों की स्टेटमेंट को भी एडमिशन के तौर पर ले लिया जाता है। कैसे ले लिया जाता है, वो बातें ये है। इसमें इतनी ही बात है। हाँ, एक और हो गया। ये जो व्यक्ति है ना जेड, इसके द्वारा जो स्टेटमेंट बोली हो, जो बात बोली हो ना, वो तब बोली होनी चाहिए जब उसका इंटरेस्ट था, आज नहीं। भाई एक्स जेड ने प्रॉपर्टी एक्स बेच दी ए को, अब क्या होता है, एक आदमी है बी, ए वर्सेस बी का केस बन जाता है। बी कहता है कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ना, इस पे 10 फुट का कब्जा है, 10 फुट का कब्जा है। ठीक है, ए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ए कहता है ऐसा कुछ नहीं है सर, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। बी चला जाता है कोर्ट में, अब आता है जेड को बुलाया जाता है। हाँ भाई बोल। जेड कहता है सर मेरे को तो खुद नहीं पता, मैं तो, मेरे पास तो प्रॉपर्टी ऐसे ही थी। अब आती है बात, एक आदमी आता है आर नाम से, वो आके बोलता है कि सर एक जब ये प्रॉपर्टी जेड की थी, आर कोई आदमी होगा, सर जब ये प्रॉपर्टी जेड की थी तब मैं इसके घर गया था, ये मेरा दोस्त है जेड, इसने मेरे को एक बात बोली थी, मैंने इससे पूछा यार प्रॉपर्टी का क्या साइज है, इसने मेरे को प्रॉपर्टी का साइज बताया, तो मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी तो बड़ी लग रही है, तो उसने बताया हाँ यार ये ना 10 फुट आगे की। तो कब बोली बात, जब उसका कैरेक्टर था, जब उसका इंटरेस्ट था। ठीक है, जब उसका इंटरेस्ट था तब ये रेलेवेंट होगा।
तब उस स्टेटमेंट को एडमिशन की तरह मान लिया जाएगा। बाकी बातें होनी चाहिए, ऑब्वियस स्टेटमेंट उसके खिलाफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो अलग बात है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका किसी समय में सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहा भी हुआ है, उसकी भी बोली हुई बात को एडमिशन की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर जो बात उसने बोली है वो उसके खिलाफ है, मतलब इंटरेस्ट के खिलाफ है, एक बात। दूसरी बात, जो बात है वो उसने तब बोली है जब उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट था। दो बातें होनी चाहिए, इंटरेस्ट था। तो भाई ये मान लो यहाँ जेड है, मतलब डिस्प्यूट चला, ए ने प्रॉपर्टी खरीदी एक्स जेड से, बी एक आदमी है उसने ए पे केस फाइल कर दिया प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कि सर इस प्रॉपर्टी पे 10 फुट का कब्जा है। ठीक है, जेड जो अब मालिक नहीं रहा, मालिक कौन है, ए, आर आके बोलता है कि सर जेड जब मालिक था ना तब उसने मेरे को एक बात बताई थी कि इस प्रॉपर्टी पे 10 फीट का कब्जा है। जेड को बुलाया जाता है, हाँ भाई बोलो। जेड कहता है हाँ सर मैंने ये बात बोली थी। मतलब अब ये स्टेटमेंट एज एन एडमिशन मानी जाएगी, किसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट तब बोली है जब उसका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट खत्म होने के बाद कोई बात बोलता है, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसने बात बोली है, रेलेवेंट नहीं है, एडमिशन नहीं है। प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले बोलता है, एडमिशन नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस चीज को, ये भी एक तरह से स्पेशल सर्कमस्टेंस का ही है। कई बार क्या होता है ना, दो लोगों के बीच में केस तो होता है पर वो केस किसी तीसरे पर्सन की, मतलब राइट लायबिलिटी इनके बारे में होता है। जैसे भाई मैं हूं, मैंने किसी को नीचे अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है पैसे कलेक्ट करने के लिए। भाई पैसे कलेक्ट करने के लाने टाइम टू टाइम, उसने पैसे नहीं कलेक्ट किए या उसने हेर फेर कर दी। मैंने तो कहा पैसे आ गए, वो कहता नहीं सर नहीं आए। 4 बार पूछा, 5 बार पूछा, छठी बार से बोलने लगा सर उसने आपको कोई पैसे देने ही नहीं है, वो मना कर रहा है, वो कह रहा है उसने आपको कोई पैसे ही नहीं देने। ठीक है जी, मैं कोर्ट में चला गया, किसके खिलाफ गया, एजेंट के खिलाफ। मैंने कहा सर ये मेरा एजेंट था, मैंने इसको अपॉइंट किया था नौकरी पर ढंग से काम करने के लिए, इसने काम नहीं किया, इसने पैसे टाइम टू टाइम कलेक्ट नहीं किए जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। कोर्ट उसको बुलाएगी, कोर्ट बोलेगी हाँ भाई तुमने पैसे नहीं कलेक्ट किए। वो कहेगा सर झूठ बोल रहे हैं ये, मैंने इनसे, इन्होंने जिससे लेने थे मैंने सबसे लिया। अब ये कहते हैं एक आदमी है बी, उससे पैसे ले गया, वो कहता है कोई पैसे नहीं देने हैं। तो अब यहाँ मैटर क्या रह गया, लोग तो है दो भाई, मान लो ए और टी के बीच में केस चल रहा है, पर यहाँ मैटर क्या है, बी की पोजीशन का। ए कहता है टी ने गलती की है, टी ने बी से पैसे नहीं लिए। टी कहता है सर बी ने कोई पैसे देने ही नहीं है, बी ने कोई पैसे देने ही नहीं है। अब अगर यहाँ पर बी आके ये बात बोल दे, बी आके ये बात बोल दे कि मैंने पैसे देने हैं, तो केस खत्म, वही केस खत्म हो जाएगा। ए कहता है मैंने बी से पैसे लेने हैं, टी कहता है ए ने पैसे नहीं लेने हैं। बी आके बोल दे भाई मैं खुद कह रहा हूं मैंने पैसे देने हैं, केस खत्म, केस ए के फेवर में हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट है कि पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी इज टू बी प्रूव्ड, ये इसके बारे में ही बोलता है। ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है, दो लोगों के बीच में केस होता है किसी तीसरे पर्सन की पोजीशन या लायबिलिटी को लेके, पोजीशन लायबिलिटी लाइक किसी तीसरे पर्सन की राइट या लायबिलिटी को लेके। एक आदमी कहता है कि उसकी राइट है, दूसरा कहता है उसकी राइट नहीं है, दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तीसरे को लेकर है। ये कहता है इसकी राइट है, ये कहता है इसकी राइट नहीं है। अब ये बंदा खुद ही आके बोल दे कि साहब मेरी तो राइट ही नहीं है, केस वहीं खत्म, और डिसीजन दे देगी अपना कि भाई कह रही खुद ही कह रहा है मेरी राइट ही नहीं है, तो टी कह रहा है राइट नहीं है, इसके फेवर में डिसीजन दे दो। ऐसा केस होता है, बहुत रेयर होता है। रेयर इन द सेंस ये केस ज्यादातर आते हैं आपके प्रिंसिपल एजेंट, कंपनियों ने मैनेजर एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं, उन्होंने पार्टीज के साथ ढंग से काम नहीं किया, पार्टी से पैसा लेना था या पार्टीज कुछ भी ऐसा कुछ, ये केस यहाँ पे होते हैं, इन मैटर पे केस होते हैं। तो ये कब लगेगा, एक बात, सूट बिटवीन टू पर्सन
in relation to position or liability of थर्ड पर्सन, ऐसा सूट होना चाहिए। दूसरी बात, statement by person whose position or liability is to be proved। तीसरी बात, statement against such position or liability, ये याद रखना। अगेंस्ट, भाई तीसरा पर्सन आके बोलता है भाई ए और बी के बीच में केस हुआ, ए कहता है मैंने आर से जो है पैसा लेना है, बी कहता है इसने सर कोई पैसा लेना नहीं है, झूठ बोलता है। अब अगर आर आके ये बोलता है ना कि हाँ भाई मैंने पैसा देना है, वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ जा रही है? आर के खुद के खिलाफ, वो आर को लाइबल कर रही है, तभी वो स्टेटमेंट एज एन एडमिशन रेलेवेंट होगी। अब अगर आर आके बोल देता है सर मैंने तो कोई पैसा नहीं देना, वो स्टेटमेंट यहाँ एडमिशन नहीं बनेगी। स्टेटमेंट तभी एडमिशन बनेगी अगर वो खिलाफ होगी, अगर वो उसकी पोजीशन के खिलाफ होगी तभी वो स्टेटमेंट एडमिशन बनेगी। फेवर में है तब नहीं बनेगी, तब नहीं बनेगी। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो लगता है, ज्यादातर ये लगेगा आपके प्रिंसिपल एजेंट वाले केस में, मैनेजर वाले में, एम्प्लॉय वाले में, ऐसे केसेस में ये कंसेप्ट लगेगा, इन केसेस में ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये याद रखना एक्सप्रेसली, ठीक है, रेफर्ड नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेसली। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पार्टी ने एक्सप्रेसली रेफर किया कि सर आप उससे पूछ लो, सर आप उससे पूछ लो, तो अगर उसने कोई भी ऐसी बात बोल दी जो पार्टी के खिलाफ है, वो यहाँ एडमिशन बन जाएगी, वो यहाँ एडमिशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि भाई आप खुद बोल रहे हो कि सर उससे पूछ लो, और अगर वही आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है तो बीइंग की मतलब उसकी बात सही ही होगी। इंटरेस्टेड पर्सन, भाई आप जिसको रेफर कर रहे हो वो आप में इंटरेस्ट ही रखता है किसी ना किसी तरीके से। अगर आपका इंटरेस्टेड पर्सन ही आपके खिलाफ जा रहा है तो बड़ी सोचने वाली बात है, तो काफी वेटेज बनती है। भाई बाप पे केस चलता है मर्डर का, बेटा ही आके अगर कह देता है कि मेरे बाप ने मर्डर किया है तो काफी ज्यादा वेटेज मिलता है। इंटरेस्टेड विटनेस फेवर में बोले तो हो सकता है वेटेज इतना ना मिले, पर अगर वो अगेंस्ट बोलता है ना तब ज्यादा वेटेज मिलती है, तब कोर्ट उसको ज्यादा, एक तरह से जो वेटेज दी जाती है एविडेंस को ज्यादा देती है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगता है कि अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी बोली गई है किस व्यक्ति द्वारा, जिसको पार्टी ने एक्सप्रेसली रेफर किया है, और वो स्टेटमेंट जो है अगेंस्ट पार्टी होती है, अगेंस्ट दी पार्टी। ए के ऊपर चोरी का केस चला, पुलिस वाला ने उसको बुलाया, बैठ चोरी की है, कहता सर मैंने चोरी नहीं की, आप जाके मेरी वाइफ से पूछ लो। कांस्टेबल ने उसकी वाइफ को गया, बुलाया, आई, उससे पूछा हाँ भाई आपका पति ने चोरी की है? तो कहते हाँ सर चोरी की है, ये बहुत बड़ा चोर है, ये इसने और भी जगह चोरी की है, इसने ये भी की है, इसने वो भी किया, और इसने वो वाली चोरी भी की है। स्टेटमेंट रेलेवेंट एडमिशन। क्यों? क्योंकि जिसको पार्टी ने खुद रेफर किया कि सर आप उससे बात पूछो, और अगर वही पार्टी के खिलाफ बात बोल देता है तो वो स्टेटमेंट यहाँ रेलेवेंट होगी एज एन एडमिशन। ये सिंपल सी बात है। then, आज की क्लास अपनी यही खत्म करते हैं, आगे का कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू। नॉट ऑल, जो हम पढ़ रहे हैं वो सब चीजें तो कोर्ट बाउंड ही है उन चीजों से, जैसा अपने पढ़ रहे हैं, कई चीजें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे चलेंगी। ओके।